नमस्कार। एक स्वस्थ बच्चा एक मजबूत राष्ट्र की नींव होता है। बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए सुपोषित आहार अत्यंत आवश्यक होता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सुपोषित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए पोषण पखवाड़ा अभियान 2026 की शुरुआत हो चुकी है। क्या है पोषण पखवाड़ा अभियान, क्या उद्देश्य है इसका, आज इसी बिंदु पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं जिला कार्यक्रम अधिकारी दिनेश कुमार सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है दिनेश जी आपका हमारे कार्यक्रम में। दिनेश जी, सबसे पहले तो यही हम आपसे जानना चाहेंगे कि पोषण पखवाड़ा अभियान है क्या? जी, ये पोषण पखवाड़ा वस्तुतः बच्चों में कुपोषण को कम करने, हमारी जो गर्भवती धात्री महिलाएं हैं उनको पोषण के प्रति जागरूक करने और साथ ही समुदाय को भी कैसे सुपोषित होना है और अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करना है, इसके लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाता है समय समय पर। और प्रायः वर्ष में ये 2 बार हम लोग आयोजित करते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सौजन्य से ये होता है। तो एक बार सामान्यतः हम लोग इधर अप्रैल में कर लेते हैं, फिर लगभग 6 महीने बाद फिर से हम इस कार्यक्रम को करते हैं। तो इसका मूल उद्देश्य यह होता है कि हमारा समाज पोषण के प्रति जागरूक हो जाए और बच्चों में जो कुपोषण की दर है वो धीरे धीरे कम हो जाए। इसमें हमारा विशेष उद्देश्य यह होता है अभियान चलाने का कि जो हमारा समुदाय है अपने बच्चों का पालन पोषण करने खुद से सीखे। जी, हम उनके अंदर अच्छी आदतें डालने की कोशिश करते हैं। उनका जो बिहेवियर चेंज है उस पर हम विशेष फोकस करते हैं। इसके लिए हम यह अभियान चलाते हैं। क्यों ज़रूरत पड़ी पोषण पखवाड़ा अभियान चलाने की? इसका मूल उद्देश्य इसका हम आपसे जानना चाहेंगे। मूलतः जो हमारे बच्चे हैं उनकी देखभाल करने के लिए इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज यानी ICDS डिपार्टमेंट बना हुआ है। हेल्थ विभाग के सौजन्य से और जो अन्य लाइन डिपार्टमेंट हैं जैसे कृषि विभाग है, शिक्षा विभाग है, उनके सहयोग से ये कई कार्यक्रम हम लोग चलाते हैं। लेकिन एक जो नियमित कार्यक्रम है वो चलता रहता है, किंतु बीच बीच में ऐसा महसूस होता है कि थोड़ा सा इसको एक पुशअप देना है जी। एक उसमें गति प्रदान करनी है अवेयरनेस के लिए, समाज के में लिए जी। तो उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि बीच बीच में 15 दिन का एक कार्यक्रम चला दिया जाए जो अभियान के रूप में चलता है। तो मूल उद्देश्य इसका यही है कि हम बच्चों के पोषण पर और जो गर्भवती माताएँ हमारी हैं, धात्री माताएँ हैं, उनके पोषण पर हम विशेष जोर दें और इसके लिए ये पूरा अभियान चलाया जाता है। दिनेश, किस उम्र के बच्चे इस कार्यक्रम के तहत आते हैं? इस कार्यक्रम के तहत हम लोग बच्चे को गर्भ में आने से लेकर के 6 वर्ष की आयु तक देखभाल करते हैं जी। विशेष रूप से हमारा जो फोकस है इसमें कि जैसे ही गर्भावस्था का पता चले तो हम उस गर्भवती महिला का पंजीकरण कर लें। आंगनबाड़ी केंद्र पे पंजीकरण होता है, ANM के पास पंजीकरण होता है। तो उसकी जो प्रसव पूर्व जाँचें हैं वहाँ से हम शुरू करते हैं। ANC जिसे कहते हैं एंटीनेटल चेकअप, वहाँ से हम शुरू करते हैं और डिलीवरी के पहले कम से कम 4 जांचें उनकी होनी चाहिए। तो हम इस तरह से देखें कि बच्चे की आयु तो गर्भ में आने से ही शुरू हो जाता है जी। फिर हमारा उद्देश्य होता है कि गर्भावस्था के दौरान महिला का खान पान अच्छे से हो जाए, उसकी जो पोषण की ज़रूरतें हैं वो पूरी हों। अगर खून की कमी है तो उनको आयरन फोलिक एसिड की गोलियाँ दी जाएँ। वैसे सरकार के द्वारा आयरन फोलिक एसिड की 180 गोलियां सबको दी ही जाती हैं जी। वो खून की कमी न हो तो भी दी जाती है कि खून की कमी होने न पावे। उसके बाद दूसरा स्टेप हमारा आता है कि उनका सुरक्षित और संस्थागत प्रसव हो जाए जी। और जब बच्चा जन्म हो गया तो जन्म से फिर उसकी बच्चे की परिचर्या शुरू हो जाती है। पहले घंटे में उसको माँ का दूध मिले, पहले घंटे से शुरुआत हो गई और 6 माह तक केवल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब यह है कि उसको ऊपर का न तो पानी देना है, न दूध देना है और न ही कोई ऐसी चीज़ देनी है जो बच्चे के लिए नुकसानदेह हो। तो सामान्यतः घुट्टी दवाई भी देने के लिए मनाही होती है। अगर कोई चिकित्सकीय दिक्कत आती है, कोई बीमारी आ जाती है तो उसके लिए तो डॉक्टर की परामर्श से दवाइयाँ दे सकते हैं। बिना डॉक्टर की परामर्श से कुछ भी नहीं देना है 6 माह के बच्चे तक। 6 माह के बच्चे तक कुछ नहीं देना है। तो वही हमारी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की आदत। लेकिन 6 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो हम उसको फिर से शुरू करते हैं ऊपरी आहार जी। क्योंकि ऊपरी आहार अब ज़रूरत पड़ने लगती है, बच्चे का विकास हो रहा होता है तो माँ के दूध से उसकी जितनी ज़रूरतें होती हैं वो सामान्यतः पूरी नहीं हो पाती। तो फिर हम ऊपरी आहार की शुरुआत करते हैं। तो हम इस अभियान के दौरान और वैसे निरंतर माताओं को यह प्रशिक्षण देते हैं
कि वह घर पर बच्चे का आहार कैसे तैयार करे, कितना उसमें गाढ़ापन होना चाहिए, किस तरह से स्मूथ होना चाहिए और किस तरह से खिलाना चाहिए जी। इसमें हम लोग एक विशेष जो इस वर्ष की थीम है उसको भी हम लोगों ने सम्मिलित किया है कि कुछ माताएं ये करती क्या हैं कि बच्चे अगर नहीं खाना खा रहे हैं तो उनको तुरंत मोबाइल फ़ोन दिखाने लगती हैं जी, जी। या टीवी पर कोई चीज़ दिखाने लगती हैं, जिससे बच्चा उस तरफ ध्यान बढ़ जाता है, बच्चे को खिलाती हैं। तो स्क्रीन टाइम को ख़त्म करने के लिए हम लोग इस पर विशेष इस पोषण पखवाड़े में ध्यान दे रहे हैं जी जी। कि माताओं को हम लोग जागरूक करें कि वो बिल्कुल भी स्क्रीन बच्चे को न दिखाएं, क्योंकि अभी उतना छोटा बच्चा है, उसको कोई ऐसी ज़रूरत की जो शिक्षण की ज़रूरत है वो भी नहीं है अभी, तो उसे हम स्क्रीन से बिल्कुल दूर रखें, इस पर भी हम फोकस करें। तो इस तरह से देखें तो हम गर्भ में आने से लेकर के बच्चे के जन्म के बाद फिर 6 महीने तक का उसका विशेष देखभाल, 6 महीने के बाद फिर ऊपरी आहार की शुरुआत जी। और जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तो 3 साल के बच्चे को फिर हम आंगनबाड़ी केंद्र में प्री स्कूलिंग के लिए भेजते हैं जी। और वो 6 साल तक का बच्चा होता है। 6 साल तक ये कार्यक्रम करने के बाद उसे हम प्राइमरी स्कूल में भेज देते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो गर्भ में आने से लेकर के 6 साल तक के बच्चे का हम देख रेख करते हैं। हाँ दिनेश जी, आंगनबाड़ी एएनएम और स्कूलों की कितनी भूमिका है इस अभियान में? जी, ये बच्चों के पोषण के लिए यह देखा जाए, पोषण और विशेष रूप से उनका जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जिसे हम कहते हैं, और इसमें अगर हम पोषण भी जोड़ दें तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर, तो इन सारी चीज़ों के लिए ये तीनों डिपार्टमेंट एक साथ काम करते हैं। जैसे कि बच्चे का जो वैक्सीनेशन होता है उसकी पूरी भूमिका स्वास्थ्य विभाग की एएनएम के थ्रू होती है। गर्भवती महिला की जो प्रसव पूर्व जांचें होती हैं वो ग्राम स्तर पर ही ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस जो मनाया जाता है उसमें गर्भवती महिला की सारी जांचें एएनएम करती हैं। तो एएनएम की बड़ी भूमिका इसमें है, जो स्वास्थ्य वाला हिस्सा है वो उनके जिम्मे जाता है। फिर उसके बाद पोषण का है, उनको अनुपूरक पुष्टाहार देना, ऊपरी आहार कैसे शुरू किया जाए और बच्चे को समय समय पर उसका वजन करना, उसकी लंबाई मापन और माता को यह बताना कि बच्चा जो है आपका सही ढंग से विकसित हो रहा है कि नहीं, उसका विकास सही हो रहा है कि नहीं, ये जानकारी आईसीडीएस देता है। और जो प्री स्कूलिंग हमारी है, जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तो अब हम उसको जो स्कूल पूर्व शिक्षा देते हैं, एक तरह से कह लीजिए कि स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम हमारा है। अभी आज आप देखते होंगे कि समाज में और हमारे आसपास बहुत सारे छोटे छोटे स्कूल खुले हुए हैं जो कहते हैं कि नर्सरी स्कूल हैं, तो एक प्ले ग्रुप है, तो एकदम उसी का हमारा आंगनबाड़ी प्रतिरूप है जी। तो आंगनबाड़ी में हम 3 से 6 साल के बच्चे को करते हैं। तो इस तरह से देखें तो स्वास्थ्य विभाग, आईसीडीएस और एजुकेशन, ये तीनों डिपार्टमेंट की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। मेरा कहते हैं कि आंगनबाड़ी में जब हम बच्चे को प्रवेश कराते हैं या बच्चा जब जाता है 3 वर्ष के पूर्व, तो आंगनबाड़ी की पूरी जिम्मेदारी बन जाती है उसके स्वास्थ्य, खान पान, सब चीज़ की उसको सुचारू रूप से जानकारी दे, अवेयर फैलाने की। जी। तो इसमें है ना कि आंगनबाड़ी को एक पूरा प्रशिक्षण इसका दिया जाता है जी, कि जो कार्यकर्तियां होती हैं उनको प्रशिक्षण, किस तरह से प्रशिक्षण दिया जाता है इनको? आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बाकायदा उनका जैसे ही उस सेवा में प्रवेश करती हैं तो 1 माह का उनका फॉर्मल एक तरह से कहिए जॉब ट्रेनिंग होती है जी, जिसमें 3 पोर्शन होते हैं। एक तो उनका पोषण वाला, दूसरा उनका स्वास्थ्य वाला और तीसरा होता है प्री स्कूल एजुकेशन वाला। तीनों पोर्शन पे बाकायदा उनकी ट्रेनिंग करी जाती है और जब ट्रेनिंग उनकी पूरी हो जाती है तो वो फील्ड में काम करने उतरती हैं। बीच बीच में उनको रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी आती है, कोई नई चीज़ रिसर्च में आ गई या कोई जो कुछ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं जो कुछ नई चीज़ें ले आईं, तो उनके आधार पर भी उनको ट्रेनिंग दी जाती है। कुछ उनको टूल्स जो खिलौने वगैरह हैं, TLM जिसे हम कहते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल, खिलौने कैसे अपने स्रोतों से बना ले, जो गांव में या जो उनका सेंटर है वहाँ पर एक तरह से लो कास्ट या नो कास्ट वाली चीज़ें एकत्र करके वो कोई चीज़ें बना सके, उसकी भी ट्रेनिंग उनको देते हैं। तो इस तरह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो होती है पूरी तरह से तैयार होती है कि वह एक बच्चे का जो शुरुआती पोषण है और जो उसकी पढ़ाई है उन दोनों को ध्यान दे। और भारत सरकार ने तो बड़ा अच्छा इसमें काम हम लोगों को दे रखा है कि पोषण भी पढ़ाई भी, तो पोषण भी देखती है और पढ़ाई भी देखती है और उस तरह से उसको हम लोग प्रशिक्षित करते हैं जी। दिनेश जी, क्या कि गर्भवती महिलाओं को कोई रजिस्ट्रेशन कराना होता है या प्रसव पूर्व या जब वो गर्भधान करती हैं तो क्या कोई रजिस्ट्रेशन भी आंगनबाड़ी में कराना पड़ता है उनको? जी हाँ, इसमें सबसे पहले तो ये होता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को जिम्मेदारी दी गई है कि जैसे ही कोई नई बहू आती है गाँव में या उसके परिक्षेत्र में, सर्वे क्षेत्र में, सामान्यतः वो 1000 का सर्वे करती है,
तो उस सर्विस क्षेत्र में अगर कोई गर्भवती कोई वो महिला आती है शादी होकर के, तो उसको ही वाच करने को कहा जाता है। जी। हर दूसरे तीसरे महीने उससे संपर्क करती है, और जैसे ही पता चलता है कि उसका गर्भ हो गया है, गर्भधारण हो गया है, तो उसको अपने आंगनबाड़ी के रजिस्टर में पंजीकृत कर लेती है और एएनएम को भी सूचना देती है। क्योंकि एएनएम उस क्षेत्र में रोज़ नहीं रहती, महीने में एक बार कम से कम जाती है, लेकिन आंगनबाड़ी रोज़ रहती है, तो वो अपने में भी रजिस्टर करती है और एएनएम के रजिस्टर में भी दर्ज कराती है। फिर उसकी शुरू होती है एंटीनेटल चेकअप, जो एएनसी हम कहते हैं। तो ये प्रसव पूर्व जांच, ये कम से कम 4 होनी चाहिए। तो सबसे पहली तो अमूमन तीसरे महीने में हो जाती है, फिर उसके 1-1 महीने के अंतर पर ये जांचें होती जो टिटनेस का टीका लगता है, अल्ट्रासाउंड होता है, ये सब चीज़ें, ब्लड टेस्ट सामान्यतया अल्ट्रासाउंड तो वहाँ पे आंगनबाड़ी सेंटर पे नहीं होता, लेकिन आंगनबाड़ी सेंटर पे गर्भवती महिलाओं की खून की जांच, उनके मतलब हीमोग्लोबिन की जांच, शुगर की जांच, पेशाब की जांच, ये सब, और ब्लड प्रेशर की, ये सब सामान्यतः जांचें हो जाती हैं। और कोई अगर उनको लगता है कि नहीं, इसमें एएनएम को पता चलता है कि नहीं कुछ गड़बड़ी है या कुछ दिक्कत है, तो उसे हायर सेंटर पे रिफर कर दिया जाता है। तो आंगनबाड़ी ले जाकर के वहाँ खुद जांच करा देती है। जी दिनेश जी, जैसे कि आंगनबाड़ी में ही महिलाओं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको जो बेसिक मेडिसिन होती हैं वो भी क्या वहीं से प्रोवाइड की जाती हैं? जी हाँ, वो एएनएम की जब विजिट होती है, उनका स्वास्थ्य पोषण दिवस महीने में एक बार आयोजित होता है आंगनबाड़ी केंद्र पर, तो वो अपने साथ आयरन फोलिक एसिड की गोलियाँ, कैल्शियम की गोलियाँ, ये तो कंपल्सरी ले जाती हैं। साथ में जो अन्य सामान्य बीमारियों की दवाइयाँ होती हैं वो भी लेकर के रखती हैं वो, और वो जैसे ही अपने रजिस्टर में पंजीकृत करेगी, उनको 180 गोलियाँ आयरन की और ये कैल्शियम की वो तो दे ही देती है कि 6 महीने तक आपको खाना ही खाना है। और उनको बता भी दिया जाता है कि तो निःशुल्क दिया जाता है गर्भवती महिलाओं को। दिनेश जी, क्या आंगनबाड़ी में एएनएम के अलावा गायनेकोलॉजिस्ट की भी सुविधा रहती है? नहीं, गायनेकोलॉजिस्ट तो आंगनबाड़ी में नहीं है, लेकिन जो महिलाएं हमारी रिस्क में दिखती हैं, जैसे जिनका ब्लड प्रेशर लगातार कम अधिक हो रहा है, या ऐसा हो रहा है कि उनके खून की जो मात्रा है, जैसे हीमोग्लोबिन जिसे हम कहते हैं, अगर वो 7 ग्राम 8 ग्राम के आसपास आ गई है, एनीमिया की स्थिति है, तो ऐसी महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को एएनएम स्वयं ले जा करके या आंगनबाड़ी के माध्यम से, जो हमारा नज़दीकी पीएचसी सीएचसी है, वहाँ पर ले जा करके विशेषज्ञों से जांच कराते हैं, अल्ट्रासाउंड भी कराते हैं उनकी, और जो भी आवश्यक उपचार होता है वो किया जाता है। जी दिनेश जी, पखवाड़ा अभियान के अंतर्गत और कौन कौन सी गतिविधियाँ की जा रही हैं? इसमें जो सरकार ने थीम हमारी निर्धारित की है, यद्यपि ये पखवाड़ा एक लगातार चलता रहता है, हर साल होता रहता है, तो इसमें हर साल थोड़ी थोड़ी थीम बदली जाती है कि जिस पे हमें विशेष फोकस करना है। तो इस वर्ष की जो हमारी जो विशेष थीम, जो नई थीम रखी गई है, वो गर्भवती महिलाओं का पोषण है। कि गर्भवती, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर गर्भावस्था के दौरान सही पोषण नहीं मिला तो बच्चा हमारा कम वजन का पैदा होता है, और कुपोषण की शुरुआत वहीं से शुरू हो गई। तो कोशिश ये रहती है कि गर्भवती महिला हमारी स्वस्थ रहे, तो गर्भवती महिला का पोषण है। और उसके साथ हम लोग इस बार एक जो बच्चों में मोबाइल की लत लग जाती है, उसको केंद्र में रख करके हम लोग काम कर रहे हैं कि बच्चों को जब ऊपरी आहार दिया जाए तो उनको मोबाइल या टीवी स्क्रीन पे जोड़ करके कोई खाना वाना खिलाने की बात न करी जाए, क्योंकि उससे बच्चा फिर आदती हो जाता है, बाद में फिर जिद्दी हो जाता है, और उसका जो एक सही विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाता। तो ये विशेष थीम लेकर के हम लोग चल रहे हैं। इसके लिए कई गतिविधियां हम लोग केंद्रों पे कर रहे हैं। जैसे हम कौन सी हैं? हाँ, जैसे कि हम आंगनबाड़ी केंद्र पर गर्भवती महिलाओं की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए गोद भराई की रस्म कर रहे हैं। जितनी गर्भवती महिलाएं मिलेंगी आंगनबाड़ी केंद्रों पे, उनको बाकायदा बुला करके आसपास की और कुछ जो महिलाएं हैं उनको जुटा करके वो हम उनकी गोद भराई करते हैं। और जो 6 महीने के बच्चे हो चुके होते हैं उनका अन्नप्राशन भी करते हैं हम लोग, जिससे उनको ऊपरी आहार की शुरुआत कैसे करनी है उनके अभिभावकों को भी पता चल जाए और कम्युनिटी का सपोर्ट भी मिले। जी दिनेश जी, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं हैं जो इस योजना का लाभ उठा सकें, तो आम दर्शक से आप क्या कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका सुविधाओं का लाभ उठा सकें? मैं तो यही कहना चाहूँगा सभी दर्शकों से कि आप अपने नज़दीकी आंगनबाड़ी के अंदर या जो आपका एएनएम सेंटर है उसमें जैसे ही गर्भावस्था का पता चले वहाँ पर उनका पंजीकरण करा लें। और सरकार के द्वारा जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं, जैसे उनके प्रसव पूर्व जांचों के दौरान उनको टिटनेस का टीका लगना, ब्लड प्रेशर की जांच, खून की जांच, पेशाब की जांच,
और साथ में जो अनुपूरक पुष्टाहार दिया जाता है उन सुविधाओं को लें और बच्चों में यह ध्यान रखें कि सही समय पर सही चीज़ें बच्चों को मिलें, विशेष रूप से पोषण में। जैसे कि अगर 6 महीने से छोटा बच्चा है तो उसको दूध, पानी, शहद बाहर का कुछ न दें, केवल माँ का दूध दें। और 6 महीने का बच्चा हो जाए तो उसको ऊपरी आहार की शुरुआत अनिवार्य रूप से करें जिससे बच्चे का विकास हो। और जब बच्चा 3 साल का हो जाए तो उसे आंगनबाड़ी केंद्र में भेजें। वहाँ पे प्री स्कूलिंग की बहुत अच्छी व्यवस्था है। वहाँ पे वह सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो आपके आसपास के तथाकथित जो प्ले ग्रुप वाले स्कूल हैं उससे कहीं बेटर ही सुविधाएं इस समय आंगनबाड़ी केंद्रों पर उपलब्ध हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे माताओं से कहना चाहूँगा कि सामान्यतया जब ऊपरी आहार की शुरुआत 6 महीने पर कर देती हैं तो वह अपना दूध पिलाना बंद कर देती हैं। लेकिन मैं विशेष अनुरोध करूंगा और जो पीडियाट्रिशियंस का और विश्व स्वास्थ्य संगठन का संदेश है कि कम से कम 2 वर्ष तक बच्चे को माँ का दूध मिलना ही मिलना चाहिए। इससे उसके मानसिक और तंत्रिकी विकास में मदद मिलती है। जी, तो दिनेश जी, सरकार हमारी पूरी तरह से सुविधाएं दे रही है गर्भवती महिलाओं को कि कोई भी बच्चा कुपोषित ना हो, सारे बच्चे सुपोषित हों, अच्छे से उनका मानसिक रूप से, उनका शारीरिक रूप से विकास हो। और आप हमारे केंद्र में आए और बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी।